नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। 2 दिन पूर्व जो महेंद्रगढ़ के कनीरा में कहीं घटना हुई, उस घटना से पूरा प्रदेश आहत है और तमाम नेताओं के दौरे कहीं ना कहीं शुरू हो गए हैं। उसी पे हम चर्चा करेंगे और प्रशासन भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे आ गया है कि अब कहीं स्कूलों की बसों की चेकिंग की जा रही है, तमाम कागजात देखे जा रहे हैं और किस तरीके से पूरा घटनाक्रम जो हुआ, तमाम नेताओं के दौरे शुरू हुए, उसी पे हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ पैनल में है वरिष्ठ पत्रकार है बीडी अग्रवाल जी, और साथ के अंदर नारनौल से है सुरेंद्र चौधरी जी और विनय यादव जी है जो पूर्व पार्षद रहे हैं। साथ के अंदर एडवोकेट है नितेश अग्रवाल जी। इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि बाहर के वकीलों ने भी ज्ञापन दिया है जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के। लेकिन नारनौल से सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे जान लेते हैं इसमें क्या ताजा अपडेट है, क्योंकि वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, तो उनसे सीधा एक बार जान लेते हैं। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे, क्या अपडेट है इसके अंदर? मोहनलाल जी, प्रशासन जिस प्रकार से पिछले कल से हरकत में आया है, अगर ये आ जाता तो ऐसी घटना नहीं घटती। इन्होंने एक कमेटी बनाई है, उसमें SDM कनीना, DSP कनीना और सिटी मजिस्ट्रेट नारनौल को बनाया है। पहले उसमें DO को भी लिया था, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, लेकिन पत्रकारों ने, सोशल मीडिया पर लोगों ने जब विरोध किया तो उपायुक्त महोदय ने आज उनको कमेटी में से उनका नाम हटा दिया। और इस बारे में सरकार, हरियाणा सरकार ने भी काफी कहीं भी उनका इलाज फ्री होगा, लेकिन सुबह पता लगा कि गुड़गांव के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 बच्चे जो वहां एडमिट थे, घायल बच्चे, उनको 5.5 लाख रुपए का बिल थमा दिया गया। आज जब उपायुक्त महोदय को पता लगा, शाम को लोगों ने जब उनसे मालूम किया तो उन्होंने कहा कि ये पैसे हम जिला प्रशासन उनको वापस दिलाएगा। लेकिन सवाल तो ये बड़ा खड़ा हो रहा है ना सुरेंद्र जी, एडवांस उनसे जमा करा दिए गए, सरकार एक और कह रही है कि हम ऐसे घायलों का इलाज कराएंगे, मतलब तमाम चीजें क्या पूरा फेलियर कहीं ना कहीं हो चुका है? बिल्कुल, प्रशासन भी फेल रहा और हरियाणा सरकार भी। बड़े मुझे आश्चर्य है कि चुनाव होने के बावजूद भी अभी तक उन्होंने सिर्फ उनके प्रति संवेदना तो दिखाई है, लेकिन आज तक हरियाणा सरकार ने 1 रुपए के मुआवजे की भी घोषणा नहीं की कि भाई मृतकों के परिवारों को, कम से कम घायलों को तो कुछ ना कुछ सरकार को देना चाहिए था जी। लेकिन जो बताया जा रहा है कि किस तरीके से कई घरों के चिराग बुझे, कहे कि महेंद्रगढ़ वासी भी परेशान होंगे, तमाम जो अब नेताओं के तांता लगा है, कभी कोई मिलने आ रहा है, कहे कि उनके परिवार के लोगों से कभी कोई मिलने आ रहा है, तो इससे भी पूरा परिवार आहत, अपने अपने तरीके की राजनीति रोटियां सेकी जा रही है। चुनाव का वक्त है, लोग तो सभी तरह पार्टियों के आएंगे, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के, हर तरह के लोग आ रहे हैं। कल दीपेंद्र हुड्डा जी आए, उनके साथ पूरा लाव लश्कर था और उन्होंने वहां पर धनौंदा गांव के अंदर एक अभिभावक जिनके 2 बेटे इसके अंदर एक्सपायर हो गए, वहां उन्होंने बड़ा गंभीर माहौल था और वहां पर उन्होंने उनके साथ अपनी संवेदनाएं प्रकट की। परंतु होना जाना क्या है, प्रशासन ने अब गाड़ियों के चालान पूरे हरियाणा में हो रहे हैं। परिवहन मंत्री ने आदेश कर दिए कि गाड़ियों को चेक करो, लेकिन अब तो जो बच्चे चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, छोटे छोटे मासूम और नौनिहाल, अब वो तो वापस आने नहीं। तो हमारे साथ सुरेंद्र जी, हमारे साथ एडवोकेट साहब है, क्योंकि रेवाड़ी बार ने भी अपना ज्ञापन दिया है, तो वकील साहब इनसे जाने। तो वकील साहब, आप लोगों ने भी ज्ञापन दिया है, आज क्या मांगे रखे, क्या होना चाहिए? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी रेवाड़ी बार ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें क्लियर मांग करी थी कि जो भी गाइडलाइंस आई है सरकार की तरफ से, तो कोई भी जो प्राइवेट स्कूल है उसे फॉलो नहीं करता है, तो सबसे पहले तो उसे फॉलो करवाई, चाहे उसमें ड्राइवर का टेस्ट हो, अल्कोहल का भी आप टेस्ट करा सकते हैं कि भाई वो चलाने से पहले भी उसका हो, और जब वो बच्चों को स्कूल में छोड़ दे तो उसके बाद भी एक बार उसका अल्कोहल टेस्ट हो जाए, ताकि ये पता चले कि इसने रास्ते में कहीं कोई ड्रिंक तो नहीं करी है। और इसके अलावा जैसे जितनी बसें हैं उसका फिटनेस वगैरह सारी चीज चेक हो, और जिस व्यक्ति की ड्यूटी है कि कौन उसे चेक करता है, यदि वो भी गलत रिपोर्ट बना रहा है या वो रिपोर्ट नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो।
इसके अलावा जो स्कूल कॉलेजों में आप देखते हैं सबसे ज्यादा जो भारी करप्शन है वो होता है कि ड्रेस के लिए और टेक्स्ट बुक के लिए उनकी धांधली चलती है। तो हमने सिर्फ इस चीज की ना लेके हमने सारी चीज के खिलाफ एक मांग पत्र सौंपा था, ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हमने ये भी कहा था कि हर स्कूल जो है वो बाउंड करता है कि भाई हमारे यहाँ से ही ड्रेस लोगे, हफ्ते में 3 जोड़ी ये वाली ड्रेस लगेगी, एक दिन पिंक पहननी है, एक दिन इस वाले कलर की पहननी है। तो उससे जो शिक्षा है वो बहुत महंगी हो जाती है और उन्होंने अपना धंधा चला रखा है। जो किताबें एनसीईआरटी की 500 रुपए में सारी किताबें आ जाती है, वही बजट कम से कम 5,000, 7,000, 10,000 तक का किताबों का चला जाता है। आज यदि किसी स्कूल में एडमिशन लेना है तो वो 1 लाख 2 लाख छोटी छोटी क्लासों के बच्चों की फीस करते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो हमारी तो यही मांग थी कि उन शिक्षा के लिए ऐसे स्कूलों के ऊपर एक नियंत्रण बनाया जाए, कानून बनाया जाए, ताकि शिक्षा का व्यापार ना हो, अच्छी शिक्षा सभी को सस्ती दरों पर उपलब्ध हो पाए। वकील साहब, बहुत अच्छी आप लोगों ने पहल की, आपकी बार में पहल की है, लेकिन मेरा तीखा सवाल आपसे है कि आप लोगों ने देरी कर दी, एक हादसा हुआ, उसके बाद तमाम वकीलों का जमीर कहीं ना कहीं जग गया, एक आप लोग लेकर के आए, ज्ञापन दिया तमाम, लेकिन बड़े लंबे समय से ये सब चीजें चल रही है। क्या लगता है शासन प्रशासन की कई खामियां रह गई? सर, खामियां चलती है और लोग भी कहीं ना कहीं, मैं इसमें सभी को जिम्मेदार मानूंगा। उसमें स्वयं मैं भी आ गया, आप भी आ गए और हम सब आ गए, क्योंकि हम सब सिस्टम से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहली बात यह कि हम जैसे मान लो सरकारी स्कूल है, उसमें भी शिक्षा है, लेकिन सरकारी स्कूल का हो या कम फीस वाला स्कूल है, उसमें हम अपने बच्चे को पढ़ाना शान के खिलाफ समझते हैं। हम शान से कहते हैं जी मेरा बच्चा उसमें जाता है जिसमें 1 लाख रुपए फीस है, मेरा बच्चा उस स्कूल में जाता है जिसमें 2 लाख रुपए फीस है। तो एक तरीके से आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया, लगता है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी? सर होनी चाहिए। और सिर्फ हो रही है, गाड़ियों की, आरटीओ विभाग जाग गया, शिक्षा विभाग जाग गया, तमाम महकमे जाग गए। आम आदमी के तो आए दिन चालान करते हैं, जहां चाहे वहां गाड़ी रोक दो, उनके चालान काट दो। लेकिन सवाल मेरा एक और आपसे बड़ा है, ये तो स्कूल की बसें हैं जिनको लेकर कार्रवाई हो रही है, इतनी सारी कंपनियों की बसें, रेवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, सैकड़ों की संख्या में बसें हैं। फिर सवाल दूसरा उठता है, क्या रोडवेज विभाग अपनी बसों की चेकिंग करेगा? क्या वहां फर्स्ट एड मिलेगी? क्या वहां उनकी बसों की क्वालिटी बढ़िया मिलेगी? इस पे भी तो जांच होनी चाहिए ना, इस पे भी तो निगरानी रखनी चाहिए सरकार को। सर हमने वही ज्ञापन दिया था और हमारा जो काम है, वकील का काम है न्याय दिलाना। यदि कोई शिकायत लेके आता है हमारे माध्यम से, तो वकील का काम है उसे उसकी बात को न्यायालय तक प्रमुखता से पहुंचाना और उस पर पैरवी करना। लेकिन मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि लोग ही नहीं चाहते कि भाई स्कूलों की फीस कम हो, वो वैसे तो हाई हाई करके पीट लेते हैं, लेकिन ना तो किसी कोई आता है कि भाई मैं किसी कोर्ट में दरवाजा खटखटाऊं। जब किसी के पास हद से पानी सिर से ऊपर गुजर जाता है तो वो सोचता है कि मैं इस चीज के लिए करूं। लोग उस पर राजनीति भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, जबकि ये चीज आज से नहीं है, ये बहुत पहले से चल रही है और सबको इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। मेरे साथ पैनल में और भी है वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ है बीडी अग्रवाल जी। बीडी अग्रवाल जी, दिल को धक्का लगा जब इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, एक साथ 6 कैजुअलिटी, कई घरों के चिराग बुझ गए, कई लोग घायल हो गए, बच्चे घायल हो गए, छोटे छोटे मासूम बच्चे, और कहें कि हर कोई यानी कि आज कार्रवाई की मांग कर रहा है। लेकिन सवाल मेरा बड़ा है कि स्कूल बसों को लेकर के तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल उठना चाहिए, लेकिन इसके अलावा खुद सरकार की बसें कैसी है, खुद सरकार का सिस्टम कैसा है। और कहें कि आप देखते होंगे रेवाड़ी एक औद्योगिक नगरी है, गुड़गांव औद्योगिक नगरी है, वहां पर जो सैकड़ों बसें कर्मचारियों को लाने ले जाने का काम करती है, क्या उस पर भी सवाल उठेंगे? पिछले दिनों देखा होगा आपने, धारूहेड़ा के अंदर इंडस्ट्री में आग लगी, कैसे हाहाकार मचा। बिल्कुल मोहनलाल जी, आप ठीक कह रहे हैं। और जो कमेटी, ये इसके लिए पहले भी कमेटियां बनी थी जब चेकिंग होती थी। मैं स्वयं जिला में रोड सेफ्टी का वाइस प्रेसिडेंट रहा था। उस समय हमारे साथ रमेश वशिष्ठ जी भी काम कर रहे थे और हम स्कूलों में जाते भी थे, हमारी ड्यूटी भी थी, हम वहाँ चेक भी करते थे। स्पीड गवर्नर तक लगवाए गए थे, मगर हमारे पे भी दबाव आता था कि यार उस बस को ना चेक करवाना उसको, लेकिन हमने किसी का दबाव नहीं माना और हमने अपना काम किया था। तो स्कूल को उस समय लगता था, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी पूरे करे, हम लोगों ने फिटनेस भी जांच करवाई, सहयोग करते थे, हम लोग जाते थे। लेकिन काफी लंबे समय से, लगभग 2012 के आसपास से ये जो है फिर बंद हो गया। उसके बाद रोड सेफ्टी जो बढ़ा रखी थी आप लोगों ने संस्था, पुलिस महकमा भी उसमें जुड़ा हुआ था, आज कहाँ है वो रोड सेफ्टी आपका?
जी बिल्कुल, देखिए अधिकारी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता, वो नहीं चाहता कि हमारे साथ एक साधारण व्यक्ति जो है वो चले और हमारी उस पे अंकुश लगे कहीं ना कहीं, क्योंकि हम गलत नहीं होने दे रहे थे, तो उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया, कोई अधिकारी नहीं चाहता। उसमें भी तो भैया आप लोगों ने भी तो रुख मोड़ दिया, अब राहगिरी करेंगे, फलानागिरी करेंगे, कई सारी चीजें हैं, सिर्फ नाच गाना हुआ, यानी कि जमीनी स्तर पे तो काम नहीं कर पाए ना आप लोग भी। नहीं, हमने काम किया लाल जी, ऐसा नहीं था। राहगिरी तो ऊपर से सरकार के ऑर्डर है, हमारा कोई ऑर्डर नहीं था। राहगिरी तो सरकार पब्लिक के साथ एक समन्वय बैठाने के लिए काम किया था, वो हम जाते थे और उसके अंदर तो लोगों को मोटिवेशनल किया जाता था, ऐसा नहीं है। लेकिन राहगिरी से मतलब नहीं है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरा शहरकाल आप देखते होंगे, रेवाड़ी में सैकड़ों की संख्या में बसें तीन शिफ्ट के अंदर बसें चक्कर काटती है। मैं वही कह रहा हूँ मोहनलाल जी, सर्कुलर रोड पूरा जाम रहता है, नाई वाली आपका जाम रहता है। आप बताइए व्यवस्था कौन बनाएगा? फिर ये कैजुअलिटी होंगी, हादसे ऐसे होंगे। ये तो एक स्कूल का हो गया, तो आप तमाम कहें सफेद पोश है, नेता है, तमाम हर तरह का नेता है, सत्ता पक्ष का, विपक्ष का, तमाम लोगों की नींद खुल गई। इससे पहले तो हम कुंभकर्ण नींद सोए हुए थे। मोहनलाल जी, जब तक डीसी एसपी रोड पे नहीं आएंगे, ये लोग एसी कमरों में बैठे रहते हैं और इनको कोई लेना देना नहीं होता है। ये स्पष्ट बात है, ये रोड पर ना आते हैं ना चेक करते हैं। ये तो फलाने को भेज दिया, उसको भेज दिया, और कभी कोई गया खाना पूर्ति करके आ गया, कभी ढंग से कोई चेकिंग हुई नहीं है, क्योंकि कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है उसके ऊपर। दो चीजें हैं हर जगह, ये तो है नहीं कि डीसीएसपी बाहर निकल के आएगा। नहीं, वो जाएंगे 1-2 राउंड लेंगे तो निश्चित रूप पुलिस से बनी काम हुई है, होगा। आरटीओ महकमा बना हुआ है, तमाम लोग सब कहाँ चले जाते हैं? सवाल तो ये उठ रहे हैं ना। मैं यही कह रहा हूँ, मॉनिटरिंग नहीं है। मॉनिटरिंग जब तक नहीं होगी, जब तक आप बाहर निकल के जनता के बीच से फीडबैक नहीं लोगे, तब तक आपके पास कोई बात ही नहीं आएगी। आरटीओ ने क्या किया, आप देखिए कितने ओवरलोड ट्रक चलते हैं। क्या आरटीओ सबको पकड़ता है? नहीं पकड़ता। क्यों नहीं पकड़ते? आपको नहीं लगता? ऐसे ये बसें चलती है। सुनिए बीडी जी, हम अपने ऊपर भी नहीं छोड़ेंगे। आपको नहीं लगता पत्रकारों ने भी कहीं ना कहीं कमियां छोड़ दी है? पत्रकार भी आज सवाल नहीं करते, क्योंकि प्रशासन ने तो सोच ही लिया कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो, ऊपर से नीचे तक ये सिस्टम चल दिया, किसी पत्रकारों के सवालों के जवाब मत दो। सरकार से सवाल करते हैं वो जवाब नहीं मिलते, केंद्र सरकार से करते हैं वो जवाब नहीं मिलते, स्वयं प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, मुख्यमंत्री नहीं करता। अब तो तमाम लोगों ने चुप्पी साध ली। फिर पत्रकार की भी तो कहीं ना कहीं गलती है, हम लोग भी कहीं ना कहीं गलत है कि भाई हम जाकर के देख लें, हमें भी खबरें लगानी चाहिए थी ताकि नींद खुल जाए। लेकिन अब भी तो सारे पत्रकार जग रहे हैं ना। सर, पत्रकार तो आप भी हैं और हम भी हैं, और आपने अतिक्रमण का मुद्दा भी खूब उठाया। क्या होता है, वही एक दिन जाकर रीतिश्री करके आ जाते हैं, फिर वैसा का वैसा होता है। ऐसे ही हमने खूब लिखा है और सारे पत्रकार लिख रहे हैं, लेकिन सरकार करता है क्या ये पूरा? बीडीजी नेक्सस काम करता है पूरा का पूरा ही। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसीलिए काम करता है। और पत्रकार अब कितना ही लिख ले, पहले अगर एक खबर छप जाती थी हड़कंप मच जाता था, मगर अभी क्या है, पत्रकारिता का कोई वैल्यू नहीं रखते। ये कहते हैं भाई ठीक है छाप ले भाई, क्या होगा। अब तो वो बीडीजी समय का अभाव, विनय जी को भी जोड़ लेते हैं। विनय जी क्या लगता है, अब तो शासन प्रशासन भी पत्रकार बन गया, पत्रकारों की खबरों की तो कोई अहमियत कोई समझता नहीं है, अधिकारी नेता मंत्री, क्योंकि वो तो खुद ही पत्रकार बन गए, अपना सबने अपना सोशल मीडिया बना लिया। ये तो आज एक हादसा हुआ, लेकिन जिन परिवारों के चिराग बुझ गए उनको न्याय कब मिलेगा? आप बताइए, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, उसका बिल दे रहा है डॉक्टर, जबकि खुद सीएम ने घोषणा की थी इलाज हम कराएंगे। तमाम नेताओं के बयान आए थे, शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि जी इलाज हम कराएंगे। ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें नहीं आ रही है सामने? मोहन जी देखिए, सरकार ने अगर घोषणा की थी अगर हम इनका इलाज कराएंगे, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक मीडिया चैनल पे बयान देने मात्र से इलाज हो गया? उन्होंने किस अधिकारी की ड्यूटी लगाई, जो बच्चे जिन जिन किन किन हॉस्पिटल्स में हैं और कौन कौन से डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, उस बारे में भी तो उनको एक तरह से मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी और ये देखना चाहिए था। वहां जिस भी हॉस्पिटल में जो बच्चे एडमिट हैं, जो भी घायल एडमिट है, उनके वहां जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर है उनको उनका जाके बताना चाहिए था। और इनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, सारा पैसा सरकार की तरफ से अदा किया जाएगा। तो अभिभावकों को या उनके रिश्तेदारों को या पेशेंट को आप किसी तरह से परेशान नहीं करेंगे और ना ही इनके इलाज में कोई कोताही होगी। केवल एक बयान दे देने से, चाहे वो
विपक्ष का नेता है या पक्ष का नेता है, क्या उससे इतनी श्री हो जाती है? ये इस तरह के बयान तो कोई दुर्घटना होने के बाद हर समय से किसी की भी सरकार रही हो, हर सरकार में बयान दिए जाते हैं, तो उस बयान के बाद उसमें अमल कितना होता है डिपेंड वो करता है। बयान देना तो उस समय की एक माहौल को ठंडा करने के लिए दे दिया जाता है, हमने जांच के आदेश दे दिए हैं, सरकार इनको मुआवजा देगी, सुविधा मुहैया कराएगी, इलाज का पैसा नहीं लगेगा, पर उसके बाद उसका रिजल्ट कभी आया है कि हमने उनके इलाज में इतना ध्यान रखा गया, हमने इन आदमियों की ड्यूटी लगाई और वो जाके डॉक्टरों से सलाह मशवरा करके आए, क्या उनकी स्थिति है, कितने घायल हैं उनपे, क्या उनकी रिकवरी रेपो है, कोई ध्यान नहीं देता। ये सब एक राजनीतिक ड्रामेबाजी की तरह काम करते हैं। अब आप नैरेटिव की बात कर रहे थे, अब कोई सुनवाई नहीं करता प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब नैरेटिव देश के सर्वोच्च जो नेता है हमारे, जिसने जनता को चुनकर भारी बहुमत से बैठाया, जब उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो उसी को तो अनुसरण करते हुए नीचे के अधिकारी काम करेंगे। जब अधिकारियों को यह पता चल गया, ऊपर के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री लेवल के, मुख्यमंत्री लेवल के, राज्य लेवल के और जो बड़े बड़े सांसद, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, तो अधिकारी तो दूर भागेंगे। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े अधिकारी ताकीद करें अधिकारियों को, अगर आप जिस भी अधिकारी की कोताही मिलेगी उसके खिलाफ भी अगर कार्रवाई होगी और हम उसका दायित्व जो है निर्धारित करेंगे वो उसने ढंग से निभाया नहीं निभाया, तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, तो अपने आप अधिकारी काम करेंगे। जो ऊपर के नेता ही बैठ के इसी कमरों में बातें करेंगे, धरातल में नहीं आएंगे, जनता की समस्याओं को नहीं जानेंगे, तो सेम पैटर्न नीचे फॉलो किया जाता है। चलिए, अब एक और चीज निकल के आ रही है, जिस तरीके से ये इंसिडेंट हो गया, जो भी घटनाक्रम हो गया, कई सारी कैजुअलिटी हुई, हमें भी दुख है। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन श्रद्धांजलि सभा कर रही है, दूसरी तरफ प्रशासन अलर्ट मोड पे है, कार्रवाई हो रही है। क्या लगता है कार्रवाई निष्पक्ष होगी? क्योंकि मलाल तो उन स्कूल वालों को भी है कि हुआ तो गलत है, मान रहे हैं तमाम स्कूल वाले, लेकिन ऐसे में एक बड़ा स्कूल, बहुत सारे अच्छे स्कूल भी है, अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपनी तमाम चीजों को मेंटेन करके रखते हैं, बसों का अच्छा ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का अच्छा ध्यान रखते हैं, टीचर बढ़िया क्वालिफाइड उन्होंने रख रखे हैं। लेकिन इस कंपटीशन की दौर के अंदर क्या जिस तरीके से बड़े बड़े संस्थान कहे कि शिक्षा के अंदर बड़ा खेला जो चल रहा है, उसके अंदर उनकी गिनती नहीं हो पा रही है, वो भी उसके चने के साथ गुड़ की तरह पिस रहे हैं। मोहन जी देखिए, आप जब सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारे। अगर इन्होंने सरकारी स्कूलों को ही सुधार दिया, उनकी बिल्डिंग का जीर्णोद्धार कर दिया, वहां अगर आपने अच्छे टीचर रखे, उनके भी ऊपर ध्यान रखा, अब वो टीचर क्या पढ़ा रहा है, उसका स्कूल का रिजल्ट क्या, क्लास का क्या रेशो आ रहा है, अगर उसके ऊपर शिक्षा विभाग ध्यान रखता तो प्राइवेट स्कूलों को इतना बढ़ावा कभी नहीं मिलता। सरकार खुद चाहती है कि हम इनका निजी जो स्कूल है इनको बढ़ावा मिले, क्योंकि ये सब जितने भी स्कूल हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों के, राजनेताओं के हैं, चाहे वो किसी भी सरकार के अंदर हो, तो सबकी मानसिकता एक तरह से उसी तरफ धकेली जा रही है और बढ़ती जा रही है। अधिकारियों के ऊपर दबाव रहता है सरकार का, आप निजी स्कूलों पर किसी तरह की पाबंदियां अंकुश नहीं लगाएंगे तो कई जगह अधिकारी भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जब डीसी जो है हमारे जिले का मालिक होता है, उनके ऊपर भी सरकार का दबाव रहता है। ये तो एक हादसा हो गया तो उनको फ्री हैंड दे दिया गया। अब आप कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई, लेकिन कहने का मेरा सवाल ये है, रेवाड़ी इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो है कंपनियों में कर्मचारी है, उनको जो बसें आती है सैकड़ों की संख्या में, फिर इससे बड़ा क्या सरकार की जो रोडवेज की बसें हैं, क्या वो पूरी तरीके से आप मानते हो वेरीफाई है, उनके कागजात पूरे हैं, उनमें फर्स्ट एड बॉक्स मिलते हैं, उनमें इलाज के लिए अगर कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई घटनाक्रम हो जाए तो क्या सब चीजें मिल सकती है? तो उनपे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, उनका भी चेकिंग होना चाहिए, आपको नहीं लगता होना चाहिए? मोहन जी पहले मैं बात करता हूँ प्राइवेट बसों की जो कंपनीज के लिए चल रही है या स्कूलों के लिए चल रही है या जिनको सवारी ढोने के परमिट है जो रूट पर चल रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या है, आप बस स्टैंड के बाहर का माहौल देखिए, बस स्टैंड के बाहर प्राइवेट बसें बाहर रोक दी जाती है, वो सवारियां बैठाते हैं, रोडवेज अधिकारी को भी पता है कि काम हो रहा है, पर सबकी मिली भगत में सारी कार्रवाई होती है। ट्रैफिक पुलिस वहां रहती है बस स्टैंड के बाहर या अन्य चौक चौराहों पर, वो भी उनको व्यवस्थित नहीं करती है। मुझे एक चीज बताइए, लोग यही नहीं समझ पाते हैं जिनकी ड्यूटी लग रही है, ट्रैफिक पुलिस अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं है तो पता ही नहीं चल पाता है कि ट्रैफिक पुलिस का कर्मचारी है, अधिकारी है या ये हमारे जो पुलिस विभाग महकमे का है। तो इससे भी बहुत बड़ी एक दिक्कत रहती है। दूसरा, रोडवेज की भी मिली भगत प्राइवेट एसोसिएशन के साथ रहती है, तो वो उस मामले में नहीं ज्यादा बोलते। रोडवेज, मुझे एक याद आता है वाकया, जब हम गांव से स्कूल आते थे रेवाड़ी, तो एक बस ड्राइवर हमारा ऐसा था, अगर बस में किसी ने बीड़ी भी जला ली तो वो उसी समय बस का ब्रेक लगाकर खड़ा हो जाता है, कहता भाई आप पहले नीचे उतर के बीड़ी पी लो, आप पी लोगे ना तब मैं बस तो चला लूंगा।
उसका जब ये रवैया होता था तो अन्य सवारी ऑब्जेक्शन करती थे, वो आदमी बीड़ी को फेंक देता था और बस सुचारू रूप से चलती थी। कुछ समय में ऐसा परिवर्तन आया, अब उसकी बस के अंदर कोई बीड़ी पीने वाला बीड़ी नहीं सुलगाता था, नहीं बैठता था। देखिए तो इस विनय तरह के जी, जब ड्राइवर आएंगे, बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया, विनय जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। विनय जी, आपसे एक सवाल है मेरा। आपकी और मेरी पत्रकारिता को लंबा समय हो गया, 20 साल से ज्यादा मेरे को हो गए। हम देखते थे रेवाड़ी में जब भी कभी प्रदेश के अंदर बदलाव होता था, जिला उपायुक्त नए आते थे, एसपी महोदय नए आते थे, बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जिले के बारे में पूरी जानकारी लेते थे, एक रोड मैप बताते थे। लेकिन आप कहें पिछले 5-7 सालों से आपको लगता है आप कोई अधिकारी आता है, रोड मैप बताता है, या कोई पत्रकारों से जानकारी लेता है कि मैं किस तरीके से जिले को संभालूंगा, किस तरीके से काम करूंगा? अब ये घटनाक्रम हो गया तो तमाम जांचें चल रही है। मैं आपका तजुर्बा जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि अभी हमें कमी महसूस होने लगी है, जिला उपायुक्त आते हैं, कोई रोड मैप नहीं, कुछ किस तरीके से जिला चलेगा? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहले पत्रकारों को, कोई भी अधिकारी जब ज्वाइन करता था तो सबसे पहले पत्रकारों को बुलाया जाता था, क्योंकि पत्रकार शहर का आईना है। वो उन्हें बताता था कहाँ क्या गलत है, कहाँ क्या सही है और क्या होना चाहिए, और वो बदलाव की दिशा की ओर ले जाता था। मगर अभी कुछ सालों से ऐसा हो गया है कि उन्होंने पत्रकारों को नकार दिया है। वो डरते हैं या पता नहीं कोई और कारण है कि वो पत्रकारों को बुलाना ही नहीं चाहते, या उन्हें कोई गलत फीडबैक देता है कि भी पत्रकार को नहीं बुलाना, और वो खुद ही उनको बताते हैं। इसीलिए ये अधिकारी बस एसी कमरों में बैठे रहते हैं। ये कभी किसी पत्रकार से मिलकर, पत्रकारों की ना कभी कोई मीटिंग बुलाते हैं कि भाई उसमें उनके विचार लिए जाए, कोई बात रखी जाए। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये उन्होंने बंद कर लेकिन दिया। आज जो जानकारी मिलती है हमें कि भाई पहले जो अधिकारी है वो जाता है, वो आने वाले अधिकारी को तमाम रास्ते बता जाता है, ये स्थिति है। तो फिर ऐसे में पत्रकारों की क्या जरूरत है? जब एक अधिकारी गए हो जाते हैं या फिर दूसरे आने वाले को पता गया तो तमाम चीजें तो उनको मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये कहते हैं कि भाई अब ये सब कुछ सेट हो चुका है, अब वो पत्रकारों की आवश्यकता नहीं समझते। बस उनका काम है, वो खाली प्रेस नोट भेज देते हैं हमारे तक कि भाई ये छापना है, बस इसके अलावा और कोई काम नहीं बचा है। चलिए ठीक है वकील तो साहब, सबसे बड़ी आप बात लोगों है ने अब इस दुर्घटना, अब देखिए मैं आपको एक उदाहरण दूं, आज की बात है कि आज जिला प्रशासन ने जो है 52 के अंदर कुछ स्कूलों पे कार्रवाई करी है, जहां 3 स्कूलों पे कार्रवाई करी है। अगर उन स्कूलों के 62 बसों को चेक किया गया है, उन स्कूलों की, और 62 बसों में उन्होंने चालान काटे हैं और 8 को इम्पाउंड किया है। क्या ये बसें हाँ, तो जो अब चल इनके रही थी पास पहले कर्मचारी की भी आ जांच, गए, तो आज अधिकारी भी आ गए, चालान काटने वाले भी आ गए, जी अब आ गए पहले इनके कहाँ पास। थे? नहीं तो कहते हमारे पास स्टाफ की कमी है, हमारे पास आदमी नहीं है, हम काम क्या करें? कोई अधिकारी, शिक्षा विभाग तो फोन ही नहीं उठाता। बिल्कुल, कोई आजकल अधिकारी फोन उठाता ही नहीं है, वो ये नकार देता है, चाहे वो नहीं, कोई भी योगेंद्र यादव जी प्रशासनिक आए, उन्होंने अधिकारी एक है, वो सवाल फोन किया। नहीं योगेंद्र यादव जी ने एक बात रखी कि भाई जो लोग जांच कर रहे हैं वही लोग जांच कर रहे हैं जिनकी खुद की जांच होनी चाहिए। पहले तो उनकी जांच कर लो जो जांच करने के लिए जी। नियुक्त किए गए। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है ये, कि देखिए हमेशा जांच क्या होती है, अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट आती है जांच उसी को सौंप दी जाती है। सबसे बड़ी बात है ये, इसमें बदलाव होना चाहिए कि इसके लिए बदलाव होना अलग से चाहिए। एक हमारे अधिकारी साथ लगाया जाए। वरिष्ठ पत्रकार हैं जो लगातार बने हुए, सुरेंद्र जी से चलते चलते, सुरेंद्र जी इसमें क्या अगला अपडेट आपको लगता है कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, उन लोगों को न्याय मिलेगा? क्योंकि आज सुबह से खबरें चल रही है कि हॉस्पिटल में उनको बिल पकड़ा दिया गया। बड़ी चिंता का विषय है ये कि एक तरफ सरकार दावे करती है और तमाम महकमे अब टूट पड़े, चाहे कहीं आरटीओ महकमा हो, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे अन्य शिक्षा विभाग हो, तमाम आप स्कूलों में टूट पड़े हैं। लेकिन इससे पहले तमाम लोग सोए हुए थे कुंभकर्ण नींद। मोहनलाल जी, मुझे बिल्कुल भी आसार दिखाई नहीं देते, क्योंकि जो स्कूलों के जो मालिक हैं वो पावरफुल हैं, बाहुबली हैं। एक हमारे जिले का एक स्कूल है कि जो संचालक हैं, उनके हरियाणा में कई स्कूल हैं, उनके ऊपर कोई ऐसी धारा नहीं है जो नहीं लगी हो। एक स्कूल के जो संचालक हैं वो पिछले दिनों मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए, टिकट के लिए पूरी वो कर रहे थे, अपनी तैयारियां कर रहे थे, और जिस स्कूल की बस का ये हादसा हुआ है वो फरार है, पुलिस अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि और अभी जो वकील साहब कह रहे थे भी हमने ज्ञापन दिया नियम कायदों के बारे में, नियम कायदे तो आज के थोड़ी बने हुए हैं, ये तो काफी सालों से बने हुए हैं, लेकिन इनकी पालना कब हुई?
आज कार्रवाई तो होगी, ऐसा नहीं है, कार्रवाई होगी, छोटे स्कूलों में होगी, पावरफुल स्कूलों में नहीं होगी। उसके बारे में बड़े विस्तार से विनय जी बताएंगे, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है और मैं थोड़ा सा वीडियो बड़ा ना बन जाए। विनय जी, एक सबसे बड़ा सवाल, देखिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया इन्होंने कि जो ये स्कूल है, ऐसे से लोग वो खुद राजनीति में आ रहे हैं, क्या लगता है उनकी होगी कार्रवाई? वो खुद पार्टियों से जुड़े हुए टिकट मांग रहे हैं, बाहुबली है, कुछ तो चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के जब 15-15, 20-20 स्कूल होंगे तो क्या लगता है ऐसे में सरकार कार्रवाई करेगी या गली कूचे मोहल्ले के स्कूलों में करेगी, या हाई प्रोफाइल स्कूलों में होगा? लेकिन जिस तरीके से हमने बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं, रेवाड़ी एक इतिहास है उन स्कूलों के लिए। मैंने कहा 40-40, 45-45 साल से कुछ तो ऐसे स्कूल हैं जो वाकई शिक्षा को एक मंदिर आज भी उन्होंने बना के रखा है। उनके लिए पैसा कमाना महत्व नहीं है, बच्चों का भविष्य बनाना है। तो विनय जी, मेरा आपसे यही सवाल है, जो ये कह रहे कि बाहुबली के स्कूल है, क्या कार्रवाई होगी या गली मोहल्ले के स्कूलों पर कार्रवाई होगी? मोहन जी देखिए, पिछले 2 दिनों में स्कूलों के अंदर पुलिस को साथ लेकर शिक्षा विभाग, आरटीओ विभाग के अधिकारी जा रहे हैं। सबसे बड़ा विषय मैं आपको बताता हूँ, इन 2 दिनों में जिन भी स्कूलों के अंदर गए, जो बड़े अधिकारी गया है, उसने अपनी निजी तौर पर उनके डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए, ना उनको चेक किया। वो जाकर प्रिंसिपल के साथ उनके एसी रूम में बैठ गए हैं, वहां उन्होंने सैंडविच खाए हैं, चाय कॉफी ली है, जूस लिया है, और जो अन्य जो निचले लेवल के उनके कर्मचारी थे उनको भेज दिया गया, जाओ इन ड्राइवरों के साथ या इनके वाइस प्रिंसिपल के साथ या ट्रांसपोर्टर के साथ, और आप जाके चेकिंग करिए, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए। कहीं ये नहीं बताया गया किस किस स्कूल में हम गए और उनमें क्या क्या कमियां मिली गई और उनकी कितनी चीजें ओके मिली, कहीं ये जानकारी नहीं दी गई है। दूसरे जो बड़े ये बाहुबली उन्होंने शब्द यूज किया, बिल्कुल ठीक किया है। तो जो बड़े बड़े राजनेता हैं वो आज इस पार्टी में जिसकी सत्ता उसमें बदल के पहला दूसरी में चले जाते हैं, जिसकी भी सत्ता रहती है उसके साथ वो लगे रहते हैं। अपने इस शिक्षा रूपी व्यवसाय को 5 स्टार जो कम्युनिटी का जो होटल बना रखा है शिक्षा रूपी, उन्होंने उसका व्यापार कर रहे हैं। उनका टारगेट एक है, कितना मोटा पैसा कितने साल में कमाए और अगला हमने स्कूल कहाँ खोलना है। उन पर ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई दिखाने के लिए उन स्कूलों पे की जाएगी जिनकी राजनीति में बड़ी पकड़ नहीं है, या वो अब तक अधिकारियों को कम पैसा दे रहे थे उगाही के रूप में या नहीं दे रहे थे, उनका नाम अखबारों में आ जाएगा कि इतने पे कार्रवाई की। बड़े स्कूलों में जिन जिन पे भी गए उनको तो पहले इतला कर दी गई है कि इतनी तारीख को हम आएंगे, आप अपने ड्राइवर को ठीक रखना या ऐसा रखना। वो बड़े स्कूल दिखावा जैसा वो करते आ रहे हैं, शोषेबाजी, वही चीजें उन्होंने इन 2 दिनों में अडॉप्ट की है। उनको पता था पहले कि हाँ अधिकारी कर्मचारी आएंगे और हमने किस तरह का दिखावा करना है, कैसी उनकी सेवा भाव अवगत करनी है। तब एक नितेश जी ने, वकील साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, अब किताबों में ड्रेस के अंदर स्कूल जो मनमानी कर रहा है, सरकार रेट निर्धारित क्यों नहीं करती किताबों के? आप मुझे बताइए, किसी भी स्कूल में किताब बिके उसका एक रेट निर्धारित सरकार कर सकती है, इससे अधिकतम मूल्य पे आप किताब नहीं बेच सकते हैं। जब 50% का डिस्काउंट का पैसा वो स्कूलों को देख के जाते हैं पब्लिशर जो है, तो फिर उस पर लगाम कसेगी कैसे? उनको फ्री हैंड दे रखा है पब्लिशर्स को। आप निर्धारित कीजिए शिक्षा के अंदर इससे ज्यादा की अगर ये किताब है, इससे मूल्य इससे ज्यादा में आप बच्चों को आप नहीं बेच सकते, अभिभावकों को नहीं बेच सकते। अब वो उसकी इच्छा पे डिपेंड है, अब वो स्कूल से ले या बाहर से ले। जब रेट निर्धारित हो जाएगा तो अभिभावक को भी कोई दिक्कत नहीं है स्कूल से किताबें या ड्रेस लेने के अंदर, क्योंकि उसे वहां सुविधा मिलेगी एक ही जगह। मगर रेट का निर्धारण करना वो सरकार के अंडर आता है, उसमें स्कूल नहीं कर सकते ना अभिभावक कर सकते हैं। जब स्कूलों को मौका मिला हुआ है इस तरह की लूट मचाने का, तो उसका वो पूरा फायदा उठा रहे हैं। पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो बड़े विस्तार से बता दें कि बातें कितनी आप कर लीजिए, कहीं ना कहीं लगता है मंत्र हम बड़े बम्बू में हाथ तुम दो, वो वाली स्थिति है। अब ये कहे जो घटनाक्रम हुआ 2 दिन पहले, जिस तरीके से कोहराम पूरे हरियाणा में मचा, जिस तरीके से कई परिवारों के कहीं चिराग बुझे, कैजुअलिटी हुई, अब सरकार जगी तो है, लेकिन क्या बड़े मगरमच्छों पे कार्रवाई होगी? सवाल ये उठता है। छोटी मछलियों को पकड़ा जाएगा, वाहवाही की जाएगी, लेकिन क्या किसी बड़े अधिकारी की गर्दन नपेगी? क्या किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? ये देखना होगा, क्योंकि चुनाव का वक्त है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे नारनौल से सुरेंद्र जी ने बताया कि किस तरीके से बड़े बड़े कहे कि स्कूलों के अंदर मठाधीश बैठे हैं, वो अपने आप को किस तरीके से बचा लेते हैं और छोटी मछलियां पकड़ में आएगी। लेकिन उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। HR न्यूज उस परिवार के साथ है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, क्योंकि जिन घर के चिराग बुझे हैं उन घर में क्या बीती होगी, ये सोचने वाली बात है। साथ में अभिभावकों को भी सोचना होगा, जिन शिक्षण संस्थानों में अपने बच्चों को आप पढ़ाते हैं वहां समय समय पे चेकिंग करें। और वकीलों ने जो ज्ञापन दिया है, कहीं ना कहीं एक जागरूकता का परिचय दिया है
कि उन्होंने भी ज्ञापन दिया, मांग उठाई है, लेकिन ये जागरूकता आने वाले दिनों में बरकरार रहनी चाहिए। फिलहाल आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।